इसमें क्या कर सकते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन क्या है, गोलाकार में रख दिया जाएगा, टेबल को लगा दिया गया, उसमें बैठ करके भारत के लोग भी जाएंगे और ब्रिटेन के लोग भी बैठ करके उसमें वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे देश के बारे में। तो उस समय भारत का वायसराय उस समय कौन था जब गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड इरविन था। इसमें क्या किया, 1930 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन निकाल दिया था, सविनय अवज्ञा। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन निकाल लिया था तो गांधी जी भी किससे जुड़े थे, कांग्रेस से। तो कांग्रेस ने उस समय क्या किया, इस गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया, यानी कांग्रेस उस समय भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी के अलावा कांग्रेस ने इस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उसके बाद से जब वहां का प्रधानमंत्री था मैकडोलन के ऊपर प्रेशर बनने लगा। मैकडोलन को वहां की जो विपक्षी पार्टी थी, विपक्षी पार्टी समझते ही हो, सरकार अगर अच्छा काम नहीं करती है तो उनकी आलोचना करती है। तो वैसे ही वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, जब देखा कि यहाँ से कोई बड़ा आया ही नहीं पॉलिटिकल पार्टी, तो बाकी वहां के लोगों में मजाक बना दिए कि प्रधानमंत्री का आदेश किया हेलना, यहाँ कोई आया ही नहीं भारत से प्रतिनिधित्व करने। अब गोलमेज जो उसका प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसे बुरा लगा क्योंकि विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया था बोलने का। उसने फोन घुमाया किसके पास, इरविन के पास। ये इरविन वहां बैठ के तू क्या कर रहे हो, यहाँ न गांधी आए न कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया, और उसके बाद से तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अगर इस वाले अगले गोलमेज सम्मेलन में कोई भारत का सम्मिलित नहीं होगा तो हम तुमको वायसराय के पद से हटा देंगे। अब बेचारा परेशान हो गया लॉर्ड इरविन। अब वो क्या किया, गांधी जी के पास आया, कहा हे महात्मा, हे प्रभु, बात को मानिए और चलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी जी ने क्या किया, इरविन हम उसी शर्त पे जा सकते हैं जब तुम क्या करोगे, मेरी मांगों को पूरा करोगे। तो उसी बीच होता है एक समझौता, किसके किसके बीच, गांधी और इरविन के बीच, गांधी इरविन समझौता जिसे नाम दिया जाता है इतिहास में। कब होता है, उन्नीस सौ 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता क्या था, गांधी जी की कुछ मांगे थी, कुछ मांग जो थी उन्होंने इरविन के सामने रखा। इरविन ने उनकी मांगों को क्या किया, माना कुछ हद तक। उसमें प्रमुख मांग गांधी जी ने क्या रखा, आंदोलनकारियों की रिहाई, फिर उसके अलावा भारत के जो जितने भी मतलब गांधी जी ने अपना पक्ष क्या रखा था, गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ तो उसमें गांधी जी ने कहा था सबसे पहले कि क्रांतिकारियों की आजादी, जो आंदोलनकारी हैं उनके अलावा हम अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जो प्रमुख कुछ मांगे थी तो लिखने के लिए आता है इसमें। तो उसके अलावा और क्या था, गांधी जी ने यह भी मांग किया था कि जो भी वस्त्र का हमने त्याग किया है असहयोग आंदोलन से, उसको हम क्या करेंगे, फिर से मांग स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो भी पद छोड़े हैं, नौकरियां छोड़े हैं, उनको हम स्टार्ट कर देंगे फिर से। उसके अलावा गांधी जी की मांगे यही सब प्रमुख मांग थी। तो इस समझौते में दोनों तरफ से कुछ न कुछ मांग रखी गई थी, कुछ पूरा हुआ कुछ नहीं पूरा हुआ। समझौता का मतलब ही क्या होता है, कुछ उनके पक्ष का कुछ दूसरे पक्ष का, दोनों लोगों की जब बातें बनेगी, सहमति बनेगी, तभी वो समझौता किया जा सकता है। तो जो प्रमुख मांग थी वो उसने इरविन ने मान लिया था गांधी जी की बातों को। लेकिन इरविन भी था चालाक। गांधी जी ने जो मतलब समझौता किया था, जैसे एक महाभारत की कहानी है, महाभारत में जब गुरु थे अर्जुन के द्रोणाचार्य, क्यों कहानी आ रही है, द्रोणाचार्य जो थे वो गुरु थे और दूसरे जो पक्ष में थे पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध था महाभारत का। तो अर्जुन अपने गुरु को कभी भी मार नहीं सकते थे, इसीलिए कृष्ण ने प्लानिंग किया कि किसी भी बहाने हमको द्रोणाचार्य को क्या करना है, युद्ध से हटाना है। तो उन्होंने क्या किया, इस काम का जिम्मेदारी किसको दिया, युधिष्ठिर को। क्योंकि युधिष्ठिर क्या थे, युधिष्ठिर को माना जाता था कि वो हमेशा क्या होते हैं, सत्य बोलते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको धर्म का बहुत ज्ञान था। तो कृष्ण जी पे भरोसा तो था नहीं, क्योंकि कृष्ण जी सबसे बड़े छलिया, दूसरे अर्जुन पे भी भरोसा नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया,
द्रोणाचार्य के पास भेजा किसको? युधिष्ठिर को, और कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो द्रोणाचार्य को यह बताएगा कि अश्वत्थामा मारा गया, और यह कह देना कि वो अश्वत्थामा तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि हाथी मारा गया। युधिष्ठिर अभी जैसे ही जा करके ये स्टार्ट करते हैं कि गुरु अश्वत्थामा मारा गया, और जैसे आगे अभी कहने जा रहे हैं कि आपका लड़का नहीं हाथी, तब तक कृष्ण जी शंख अपना बजाने लगते हैं। शंख खूब तेज तेज बजाने लगते हैं, सुनाइए नहीं देता है। अब उनको लगता है कि हमारा पुत्र मारा गया, और ये बेचारे युधिष्ठिर जी बार बार चिल्ला रहे हैं कि आपका पुत्र नहीं हाथी, लेकिन शंख इतनी तेज आवाज थी कि वो उनको सुनाइए नहीं दिया। तब तक इनको युधिष्ठिर को लोग हटाएंगे, हटिए हटिए कितना हो गया, सत्य ज्यादा बोल दिए। तो बाद में उन्होंने निर्णय लिया द्रोणाचार्य ने कि हम युद्ध से हटने का फैसला करते हैं, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तब बाद में उसी प्रकार से यहाँ पर गांधी जी के साथ इरविन ने भी समझौता किया था। हो सकता है किसी ने उसको भी महाभारत पढ़ा दिया हो। उसने क्या किया, जब गांधी जी ने यह मांग रखी कि आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया जाए, अभी बात पूरी हुई नहीं थी, तब तक क्लैप क्लैप करना स्टार्ट कर दिए। यानी कि समझौता जब होता है तो दोनों लोग ताली पीटना स्टार्ट कर दिया। अभी गांधी जी बात कह ही रहे थे, तब तक हो गया कि हाँ मांगे पूरी कर ली गई है। अब उस बॉन्ड में उसने क्या लिखा, आंदोलनकारियों को रिहा किया जाएगा, न कि अपराधियों को। यानी दो तरह के केस होते थे, एक आंदोलनकारी होते थे और एक कौन से होते थे? आपराधिक मुकदमे। तो भगत सिंह के ऊपर कौन सा मुकदमा था? आपराधिक मुकदमा था। इतिहास के पन्नों में एक काला एक सच जो गांधी जी के लिए होता है। आज भी गांधी जी को बहुत लोग दो तरह की विचारधाराओं के लोग होते हैं। एक मानते हैं कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, क्योंकि इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे, कांग्रेस के, ऊपर से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे और अंग्रेजों को झुकाने की ताकत भी रखते थे। तो महात्मा गांधी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती थी? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान था। महात्मा गांधी इतिहास के अपने अपने विषय के अलग अलग टीचर अलग अलग बातों को बताएंगे, लेकिन जहां तक हमारा मत मानना है तो अकेले दोषी केवल गांधी जी ही नहीं थे, बल्कि उस समय तो देखा जाएगा तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे, उसके पहले नेहरू जी भी थे। उन लोगों को भी तो जब हस्ताक्षर हुआ तो कांग्रेस और इरविन के बीच हुआ, लेकिन लीडर के तौर पे कौन थे? गांधी जी थे। अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल थे। तो जब हस्ताक्षर हुआ तो उनको भी तो ये प्रश्न को रखना ही चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि गांधी जी से छोटी कहें या बहुत बड़ी गलती थी। जो साइन हुआ उसमें क्या कहा गया कि जो भी आंदोलनकारी थे उनको रिहा कर दिया जाएगा, बल्कि उसमें यह नहीं लिखा गया कि जितने भी आपराधिक मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज हैं उन क्रांतिकारियों को भी क्या किया जाए? रिहा किया जाएगा। इसको लेकर के दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की विचारधाराएं जन्म यहीं से लेती है। कुछ लोग गांधी को अच्छे भी मानते हैं, कुछ लोग दोषी भी मानते हैं भगत सिंह की फांसी का, क्योंकि यदि रियल में अगर गांधी जी चाहे होते तो भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती, क्योंकि इरविन के ऊपर था क्या? प्रेशर था उसकी नौकरी का, और गांधी जी जब तक वो कह लेते कि नहीं जब तक सबको रिहा नहीं कर देते तब तक हम जाएंगे नहीं। तो जब ये काम नहीं किए होते गांधी जी, उसके लिए भगत सिंह इनको बता दिया था। कब उनको दी गई थी फांसी? 23 मार्च को। उनको फैसला सुनाया गया था 14 फरवरी को। 14 फरवरी को जज ने उनको क्या सुनाया था? फांसी की सजा सुनाई थी। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। फांसी की सजा सुनाई गई थी, बल्कि फांसी दी नहीं गई थी। मतलब ये ऐलान हो गया था कि आपको फांसी की सजा दी जाएगी, दिन नहीं तय था। और गांधी जी के और इरविन के बीच समझौता कब हो गया? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी अब इनको लगा कि हाँ समझौता तो हो ही गया, अब हम चलते हैं, बुलावा आया है। गांधी जी निकल पड़े, जाते हैं वहां गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं, और इधर पता चलता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी जाती है। और लोगों में विद्रोह की भावनाएं गांधी के प्रति ही जागृत हो जाती हैं कि इतने बड़े वकालत करके आए, इतने बड़े आंदोलनकारी, जिसने ब्रिटेन के हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, चंपारण, खेड़ा, नमक, तमाम सत्याग्रह आंदोलन से अंग्रेजों को विवश कर दिया था। उसके बाद गांधी जी ने यह समझौता किस प्रकार से किया कि एक भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को नहीं बचा सके, बल्कि भगत सिंह के अलावा सुखदेव, राजगुरु, तमाम ऐसे लोगों को भी फांसी की सजा दे दी गई।
तो गांधी जी अगर ये समझौता कहीं ना कहीं सही ढंग से किए होते तो आज भी ये मतलब उनको फांसी नहीं हुई होती। क्योंकि हम इसको बताएंगे एक दिन स्पेशल कहानी भगत सिंह के बारे में, बहुत बड़ा इनका उसमें कांड नहीं था जिसके लिए फांसी की सजा हो सकती थी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कक्षा 10 में यही पूछा जाएगा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कांग्रेस ने किया, तो 1930 वाला। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए, तो 1931 में। कब हुए, गांधी इरविन जब समझौता 5 मार्च 1931 को हो गया तब जाकर के। लिखने के लिए 10 में आएगा कि गांधी इरविन समझौते की 2 शर्तों को बताइए, तो बता दोगे। गांधी जी की मांग क्या थी, आंदोलनकारियों की रिहाई और उसके अलावा जो नमक बनाने का अधिकार है वो भी लोगों को दिया जाए। उसके बाद गांधी जी ने कहा मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन भी छोड़ दूंगा, मतलब अगर ये मांगे हमारी पूरी हो जाती है तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसमें दोनों पक्षों से कुछ न कुछ शर्तों को माना गया था, क्योंकि शर्त तभी होंगे जब दोनों लोग एक दूसरे की बातों को मानेंगे। तो लेकिन सबसे बड़ा ये होता है कि फांसी 23 मार्च 1931 शहीद आजम भगत सिंह, जो कि युवाओं के लिए एक तरह से रोल मॉडल है। इंपॉर्टेंट ये है 5 मार्च 1931 1930। तो किस किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। अब 1932 भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय एक मांग उठ जाती है इसके द्वारा, जब ये समझौता हो जाता है तो फिर गांधी जी भारत चले आते हैं छोड़ करके। जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाती है और लोगों में विद्रोह की भावनाएं भी व्याप्त हो जाती है और इनको लगता है कि कहीं न कहीं इरविन हमारे साथ समझौते में गद्दारी कर गया। बाद में जब समझौता दिखाया गया तो उसमें लिखा गया था कि आंदोलनकारियों की रिहाई, न कि आपराधिक आंदोलनकारियों की रिहाई। बस ये कई शब्दों से बात थी, वही महाभारत वाला हाल था, इसीलिए बताया गया था। चल ही नहीं रहा है। भारत में चले आए 1931 में, गांधी इरविन का समझौता पूरा हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उसके बाद जब ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो इसमें भीमराव अम्बेडकर गए थे भारत की तरफ से। भीमराव अम्बेडकर ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, वो कांग्रेस में सम्मिलित नहीं थे। एक दलित एसोसिएशन पार्टी की स्थापना उन्होंने किया था। तो जब ये उस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए तो 1932 में जब ये ब्रिटेन में गए थे गोलमेज सम्मेलन में, तो ये अपना पक्ष वहां रखे कि भारत के लोग हमारे साथ मतलब वहां छुआछूत की भावनाएं रखते हैं, उच्च नीच का भेदभाव है, हम दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो हम लोगों का एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। तो जब उसमें गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन वाले इनको एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे रहे थे। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहां पे चुनाव लड़ा जाए, चाहे प्रधानी हो, जिला पंचायती हो, ब्लॉक प्रमुखी हो, कुछ भी हो, विधायकी हो, सांसदी हो, इनको एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे रहे थे। कितनी सीटें दे रहे थे, 78 सीटें ये दे रहे थे। लेकिन कंडीशन क्या रखे थे, अलग निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र आपको दे दिया जाएगा जिसमें आपको 78 सीटें दी जाएंगी और उसमें केवल दलित लड़ेंगे और दलित ही क्या करेंगे, वोट करेंगे। यानी कि प्रधान कोई बनेगा तो कौन बनेगा, दलित बनेगा। क्षेत्र पंचायत कोई बनेगा तो कौन बनेगा, दलित बनेगा। ब्लॉक प्रमुख कोई बनेगा तो कौन बनेगा, दलित बनेगा। चुनाव विधायक बनेगा तो कौन बनेगा, दलित बनेगा। यानी हर जो भी चीज होंगे वो कौन बनेगा, दलित बनेगा। और किस क्षेत्र से, उसी निर्वाचन क्षेत्र से जहां दलित रहते हो। यानी उनको एक अलग निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। अभी बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी पहले ही जान गए थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन का अंदेशा उनको था ही कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा ही, क्योंकि उसकी नींव जो खड़ी कर दी थी जिन्ना ने 1909 में। गांधी जी तब वापिस भी नहीं आए थे। जैसे गांधी जी को लोग दोषी तो मानते हैं, लेकिन गांधी जी यहाँ भी कुछ काम अच्छा करते हैं। अंबेडकर जी सहमत हो जाते हैं
किस चीज के लिए? पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। लेकिन गांधी जी को डर सताने लगता है किस चीज का? कि यदि यह लोग समाज से हट करके रहेंगे, जैसे मान लो ये कॉलोनी अगर है, कॉलोनी के एक साइड में इनको बसा दिया जाए तो ये लोग समाज से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और बाद में पता चलेगा ये लोग भी क्या मांग करने लगेंगे? एक अलग देश की मांग करने लगेंगे। जैसे मुस्लिम लीग मांग कर दी, एक अलग पाकिस्तान बसी गया। तो गांधी जी तो यही चाहते थे कि दूसरा पाकिस्तान न बसे। इसके लिए उन्होंने अंबेडकर को समझाया कि अब अंग्रेजों ने, देखो अंग्रेजों की नीति ही क्या रही है, फूट डालो राज करो। इनको लॉलीपॉप दिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का। तो गांधी जी ने क्या कर दिया? गांधी जी अंबेडकर को कहे कि हम 178 को निर्वाचन क्षेत्र तुमको देंगे, 178 निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। लेकिन कहां से रहेगा? भारत के हर प्रांतों से मिला करके रहेगा। यानी 2 सीट कहीं जम्मू में, 2 सीट कहीं महाराष्ट्र में, 5 सीट कहीं उत्तर प्रदेश में, 10 सीट कहीं बिहार में, ऐसे करके घुमा फिरा करके 178 निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। यानी उस पे रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। यानी इस 178 पे कौन लड़ेगा? केवल दलित लड़ेंगे। लेकिन वोट कौन देगा? सब लोग देंगे। उस रिच सीट को क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया। देखो रिजर्वेशन एक चीज आता है आरक्षण। आरक्षण क्या होता है? यहीं से स्टार्ट होती है। गांधी जी दूसरा देश न बने इसके लिए अंबेडकर को समझाते हैं। तो 178 जो देते हैं निर्वाचन क्षेत्र, अब वो कौन सा निर्वाचन क्षेत्र देते हैं? पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं? समाहित कर देते हैं सबको। पूरे देश से चुन करके कितने लोग आएंगे? 178। किस कैटेगरी के? दलित। अच्छा था कि नहीं था? कि ये वाला अच्छा था, पृथक वाला? पृथक का मतलब एक इनका इलाका बसा दिया जाएगा, ये यहाँ केवल दलित ही रहेंगे। जैसे मान लो हमारा जो भारत है बहुत बड़ा है, 28 राज्य है, तो एक ऐसा राज्य बना दिया जाए जहाँ केवल दलित रहे। इस यहाँ दलित खाली रहेंगे, दलित चुनाव लड़ेंगे, दलित ही मतलब हारेंगे जीतेंगे। तो बताओ जब ये बाकी राज्यों से अलग रहेंगे तो ये क्या कहेंगे बाद में? कि हमको एक अलग देश बना दिया जाए, मांग करने लगेंगे। इसको न करना पड़े इसलिए गांधी जी ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया, लेकिन 178 सीटों का रिजर्वेशन दे दिया। अंबेडकर जी भी मान गए। अंबेडकर जी थे समझदार, पढ़े लिखे थे। इतिहास में देखो अलग अलग नजरिए होते हैं, दृष्टिकोण सबके अलग अलग होंगे। कौन क्या बताएगा वो अलग विषय है। कुछ लोग इसमें मानते हैं कि अंबेडकर जी नाराज थे गांधी जी से, मानना नहीं, वो चाहते थे कि हमारा निर्वाचन क्षेत्र अलग हो। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि क्या हो? देश का विभाजन और न हो। इसके लिए वो अंबेडकर जब नहीं तैयार थे तो क्या थे? गांधी जी जेल में थे, यरवदा जेल था पुणे का, उसी में गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? अंबेडकर के खिलाफ। अब भूख हड़ताल लगा वो गांधी जी, अब गांधी जी कहीं बेचारे मर जाए तो अंबेडकरों को एक लगता है दो सत्या मर गए हमारी वजह से। तो गांधी जी और इरविन के बीच वही एक समझौता होता है जिसका नाम क्या दे दिया जाता है? पूना पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट या पूना का समझौता, जो भी कह सकते हो, या गांधी अंबेडकर समझौता। गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता जब पूछा जाएगा कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उसी समय यह समझौता हुआ। तो लिख लोगे, इसको नोट कर लोगे। गांधी अंबेडकर के बीच समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलोगे? पूना पैक्ट, यानी पूना की संधि। अब पूछेगा कोई पूना की संधि क्या थी, तो बताओगे ब्रिटेन वाले गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जब शामिल हुए थे, उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे थे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे थे, जिसको कि गांधी जी ने क्या किया? अंबेडकर को समझा करके अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया, बल्कि पूरे विश्व से, मतलब पूरे भारत से, पूरे देश से उनको सीटों की संख्या को निर्धारित करवाने के लिए कहा कि हर स्टेट से चुन करके आपके प्रतिनिधि आएंगे। यानी कोई दलित केवल एक प्रांत से नहीं आएगा, बल्कि भारत के सभी प्रांतों से मिला करके आएगा। यानी उसको चुनने का अधिकार सबको होगा। और जो अंग्रेज दे रहे थे वो क्या दे रहे थे? दलितों को चुनने का अधिकार केवल दलितों को होगा। और गांधी जी ने क्या दिया? दलितों को चुनने का अधिकार सबको होगा। हालांकि चुनाव उस पर कौन लड़ेगा? सीट अगर निकलती है, रिजर्वेशन का मतलब यह होता है
कि जैसे मान लो उदाहरण हम ले सकते हैं, हमारी असेंबली जो है बांसगांव एससी सीट है। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, मतलब यह सीट सुरक्षित है, रिजर्व है, इस पे चुनाव कौन लड़ सकता है? जो दलित रहेगा, जो एससी कैटेगरी में आएगा, केवल वही चुनाव लड़ सकता है। तो क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं? देते हैं ना, लेकिन चुनाव हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव कौन लड़ सकता है? दलित, जो एससी कैटेगरी का आएगा वो लड़ सकता है। तो इस प्रकार की गांधी जी ने सोच रखी थी, और इसको देखते हुए कि जब अम्बेडकर की लोकप्रियता थी दलितों में, उनको कम करने के लिए गांधी जी ने क्या किया? दलितों के बीच में जाना स्टार्ट कर दिया और उन लोगों को कहा कि आप लोग भगवान के अवतार हैं, आप लोग क्या हैं? हरिजन हैं। हरिजन, हरि मतलब क्या होता है? भगवान, जन मतलब लोग, यानी आप कौन है? भगवान लोग हैं। आपकी सेवा करने से हमें क्या होगी? पुण्य की प्राप्ति होगी। मतलब ताम झाम गांधी जी बांधे वहां। इससे क्या हुआ? गांधी जी एक विश्वास उत्पन्न कर लिए, यानी कि जो दलित थे उनको भी लगा कि हाँ काहे नहीं, बहुत बढ़िया तो कर ही रहे हैं, हम लोग हरिजन हैं। ऊपर से वो 78 दे रहे थे, ये हमको 178 ही दे रहे थे, हमको कितना दे रहे हैं? 178 दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीजें थी। तो यही समझौता जाना जाता है गांधी और अम्बेडकर जी के बीच समझौता, जिसका नाम क्या दिया गया? पूना पैक्ट। तो 3 चीजें आज पढ़ाए। पहला, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, बहिष्कार हो गया कांग्रेस की तरफ से। दूसरे में गांधी इरविन का समझौता हुआ, तब जाकर के गांधी जी क्या हुए? सम्मिलित हुए। पूछा जाता है किस अधिवेशन में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। गांधी और अम्बेडकर के बीच संधि का नाम क्या है? किस संधि के नाम से जानी जाती है? पूना पैक्ट। पूना मतलब पूना में जेल में थे गांधी, जो ये भूख हड़ताल कर लिया। गांधी जी का जानते ही हो, कहीं बैठ जाते थे धरना पे। बात को मानना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी चीजें यही आती हैं। पूना पैक्ट क्या था तो यही बताओगे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे थे ब्रिटेन वाले, और गांधी जी को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि वो दूरगामी थे। उनको लग रहा था कि अब सिंपल है, तुम ही लोग लॉजिक लगाओ। जैसे यहाँ मान लो हमारे 2 पार्टीशन कर दिया जाए, गांव एक है, आधा लोग इधर रहे और कुछ लोग इस किनारे रहे, और बीच में इनमें एक बॉर्डर लाइन कर दी जाए कि इधर वाले इधर रहे, इनको जो भी खाएं पिए चुने, जो भी अपना नेता प्रतिनिधि चुनना, यही लोग अपना करते रहे। तो ये बताओ, ये लोग इधर मतलब लेने आएंगे? कोई मतलब होगा? अगर पड़ोसी न रहे तो चीनी मांगने कौन आएगा? कोई आएगा? नहीं आएगा। उसको समझेगा हमारे पास सब कुछ है, तो क्यों जाएं? तो उसी प्रकार यह था, कहीं ना कहीं देश को विभाजित कर सकता था। अब अलग दलित अपने आप को अलग महसूस करते, इसलिए गांधी जी ने अम्बेडकर जी के साथ समझौता किया। देखो लड़ाई उनकी नहीं थी, कई इतिहासकार दिखाते हैं कि उन दोनों में आपसी लड़ाइयां थी, वैचारिक मतभेद थे, न कि कोई लड़ाई थी आपसी। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हालांकि इसके बाद से कांग्रेस पार्टी में तो सम्मिलित थे नहीं, इन्होंने कहा कि अब राजनीति से दूर चले जाते हैं, तो अम्बेडकर जी राजनीति से इंटरेस्ट लेना छोड़ दिए।